यू आर रिकॉर्डिंग, ऑलराइट। अच्छा, तो ये भी वही मॉलिक्यूल है और ये सारे एक ही मॉलिक्यूल है। और इस चीज़ को हम थोड़ा सा और भी आसान कर सकते हैं। हम कहेंगे दरमियान में एक CH2 है, दूसरा CH2 है, तीसरा CH2 है, तो बजाय इन तीनों को इस तरह अलग अलग लिखने के हम वो भी लिख सकते हैं कि हम H3 लिखें, उसके बाद हम कहें 3 CH2 है दरमियान में, तो हम CH2 लिख के इसके एक ब्रैकेट लगाएं, हम इधर 3 लिख दें, इसका मतलब है 3 CH2 है दरमियान में और आखिर में फिर CH3 है ना। ये भी लिख सकते हैं, ये भी वही है। यस सर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख शॉर्ट सकते हैं। फॉर्म। यस और सर। आखिरी वाली जो हमने वो जो नोट किया था, उस्मान खान आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लें। तो आखिरी वो ये था कि हमने कहा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये भी वही है। ठीक है, तो ये एक ही मॉलिक्यूल को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ पर मैं अपना भाषण खत्म करूँगा और रिपीट करने की कोशिश करते हैं पहले वो चीज़ें कि जो हमने पहली क्लास में की थी और उसके बाद वो जो कि दूसरी क्लास में की। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था इस बात से कि हमने कहा था कि जी हाइड्रोकार्बन से, थैंक यू लाइबा, कि हाइड्रोकार्बन्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन्स होते हैं और सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन्स और हाइड्रोजन्स के अलावा और कोई एटम नहीं होता। फिर अगली बात हमने ये कही थी कि जो कार्बन्स और हाइड्रोजन्स हैं इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होते हैं, चाहे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। फिर हमने अगली बात ये की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं ना, पेयर का मतलब दो, तो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जितनी है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वली शेयर होता है। उसकी वजह से उस वो जो वो मॉलिक्यूल है, वो स्पीशीज है, उसके हाँ वो रिएक्टिव नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई पार्शियल चार्ज नहीं आएगा, ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी नहीं आएगा, तो इसकी वजह से कोई और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीशीज इसके ऊपर अटैक नहीं करेगी। इस वजह से हाइड्रोकार्बन्स नॉन रिएक्टिव होते हैं। फिर अगली चीज हमने ये पढ़ी कि लेकिन हाइड्रोकार्बन्स के ऐसे डेरिवेटिव्स बन सकते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स ना हो बल्कि इनके अलावा दूसरे एटम्स भी हों, जैसे हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर, और इस तरह और बहुत सारे। अब ये जो हमने सारे नाम लिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसके नतीजे में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है उस बॉन्ड के अंदर, वो ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, अब पहले जो है ना दोनों के दरमियान में बराबर इक्वली मूव कर रहे हैं, लेकिन अब इस एटम की तरफ ज्यादा वो जाना शुरू हो गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ज्यादा जा रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ कम है। उसकी वजह से ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमने कहा कि इस तरह से फिर अगर कोई इसी जगह पे इसी मॉलिक्यूल की विसिनिटी में, यानी इस मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द करीब करीब कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज है जो कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करती है, और न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज है जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करती है। तो अगर इस तरह के मॉलिक्यूल पे जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव पार्शियल चार्जेस पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और जब वो अटैक करेंगे तो फिर मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, वो एडिशन हो सकती है, सब्स्टिट्यूशंस हो सकती है, मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। फिर अगली बात हमने ये कही कि चूंकि ये बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर बड़ा भी है, कार्बन एटम की बहुत बड़ी चेन है, ये रिएक्टिव नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो जो उसके कोने में या दरमियान में कहीं पे वो एक छोटा सा ये जो एक और एटम लगा हुआ है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, वो ऑक्सीजन है या
या कोई हैलोजन है, वो जो भी है, वो जो जहाँ पे वो एटम लगा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की और चार्ज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, बल्कि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसी जगह पर मॉलिक्यूल में अटैक करेंगे। तो हम कहते हैं पूरा मॉलिक्यूल नॉन रिएक्टिव है, उसकी जो रिएक्टिव जगह है, रिएक्टिविटी का सेंटर है, वो ये वाला ग्रुप है, ये जहाँ पे हेटेरो एटम लगा हुआ है। और चूंकि केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड है, यानी उसका फंक्शन वो मॉलिक्यूल केमिकली कर ही उसी जगह पे रहे, इसलिए इस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फिर अगली बात हमने ये कही थी कि फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ तरह के हैं। हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में कहा कि मसलन अल्कोहल की हमने मिसाल दी और अल्काइल हैलाइड्स की दी, बाकी सारे हमने नहीं पढ़े आज ना, ये भी हल्का हल्का सा देखा, और आगे इनके ऊपर पूरे चैप्टर्स हैं, सारे आपको नहीं आने चाहिए। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसमें OH होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जब उसका बॉन्ड कार्बन के साथ होता है, और इसमें हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन भी बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होगा तो नेगेटिवली चार्ज एक सेंटर बन जाएगा, और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये जो जहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ मॉलिक्यूल में, वो सारी कार्बन चेन अनइम्पॉर्टेंट है, ये जहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो मैंने कहा था अगर एग्जाम में मैं आपको एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दे देता हूँ तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस बड़े से मॉलिक्यूल में कहीं भी रिएक्शन नहीं होगा जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, सिर्फ उस जगह पर होगा जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप्स की एक टाइप तो ये है ना कि दूसरे ग्रुप्स हमने ऐड किए हुए हैं, ये दूसरे एटम्स ऐड किए हुए हैं। ये भी है कि सिंपल हाइड्रोकार्बन हो लेकिन उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में हो। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है उसे हम कहते हैं एल्कीन, और एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम कहते हैं एल्काइन। ठीक है, और हमने कहा था कि पूरे मॉलिक्यूल में रिएक्शन सारी वो जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन का नेटवर्क है, उसमें नहीं होगा, बल्कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर है वहीं पर होगा, इसलिए इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और आखिरी चीज़ बिल्कुल जो हमने इस दूसरे लेक्चर में देखी वो ये कहा कि ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे बड़ा और आसान तरीका ये है, लेकिन ये छोटे मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, बड़े मॉलिक्यूल्स में बहुत मुश्किल हो जाता है ड्रॉ करना, लेकिन समझना इसमें आसान होता है। वो ये है कि जितने भी एटम्स हैं वो सारे हम बनाएं, और जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे हम शो करें। तो ये ऊपर ये हमने किया हुआ है कि कार्बन भी सारे लिखे हुए हैं और हाइड्रोजन भी सारे लिखे हुए हैं, और जो सारे बॉन्ड्स हैं वो भी हमने लिखे हुए हैं। दूसरे मरहले पे हमने कहा कि हम सारे एटम्स तो शो करें, लेकिन बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं शो करें, और एक कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनके अलग अलग बॉन्ड शो करने की बजाय उस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लिखे हुए हाइड्रोजन लिख के उसका नंबर लिख दिया। इस H3C का मतलब है इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस CH2 का मतलब है इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, फिर हमने कहा इसको मजीद सिंप्लीफाई इस तरह किया जा सकता है कि यहाँ पे तो हमने कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड शो किए हुए हैं, हम ये बॉन्ड्स भी शो ना करें, हम सिंपली लिखते जाएंगे कौन कौन से एटम है, H3C, फिर CH2, 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 CH3। ठीक है, और हमने कहा हम इसको मजीद छोटा बनाना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि दरमियान में ये सारे 3 CH2 आए हुए हैं, तो तीनों को अलग अलग लिखने की बजाय हम तीनों CH2 इधर CH2 लिख के उसके ब्रैकेट में ये 3 लिख देते हैं उसके बाहर, और इस तरह से ये भी वही मॉलिक्यूल है। और हमने कहा फिर सबसे आसान जो तरीका है वो लिखने का वो ये है कि हम ये इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जिसके अंदर ये जो लाइंस हैं ये बॉन्ड्स को शो कर रही हैं, और लाइंस जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं वो वहाँ पे कार्बन एटम है। हाइड्रोजन हम नहीं लिख रहे क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जितनी उसकी वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन बनते होंगे उतने लिखे जाएंगे, उतने होंगे, हम अस्यूम कर लेते हैं। ये कार्बन है, इसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसका मतलब है 2 वैलेंसी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे होंगे ऑटोमेटिकली। ये कार्बन है, इसका सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ एक और कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसका मतलब इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। हाँ, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में, या कोई और फंक्शनल ग्रुप है जो हाइड्रोक्सिलेट या कोई अल्काइल हैलाइड या कीटोन एल्डिहाइड, तो वो जो दूसरे एटम्स हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा वो हम जरूर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरी बात खत्म हुई। आप कोई क्विक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज दैट्स इट। सर ये जो अल्कीन और अल्काइन हैं तो ये भी अनरिएक्टिव ही ना? नहीं, ये रिएक्टिव है, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोकार्बन है लेकिन ये रिएक्टिव है क्योंकि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। मतलब इनको फंक्शनल ग्रुप की इस तरह जरूरत नहीं है जिस तरह अल्केन को है। हाँ, अल्केन जो है, देखिए अल्केन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगेगा फिर उसे अल्केन नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी बात ठीक है, जो आप ठीक कह रहे हैं।
कि एल्केन के साथ कोई मतलब सिंपल कोई सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, तो उसके साथ जब तक कोई ऑक्सीजन या कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं लगेगा वो रिएक्टिव नहीं होगा। लेकिन एल्कीन्स एल्काइंस को किसी और एटम की ज़रूरत नहीं है, ये खाली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से रिएक्टिव होता है। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक्स सर। मेरा ख्याल है आप लोगों की अगली क्लास होगी अभी, तो हम इसको रोकते हैं। मौलम का मैं आज चेक करता हूँ अभी यूनिवर्सिटी जाके कि कब वो एक्टिवेट होगा, तो फ़ौरन से हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अगले 2 दिनों में प्लीज़ मैं ये रिकॉर्डिंग्स आपसे शेयर कर लूँगा, अगर आपको देखने की ज़रूरत है तो देख लें, ज़रूरी नहीं है कि आप देखें। और फिर जो कोई सवाल करना हो आप मौलम पे मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा ईमेल एड्रेस है suhaib.zafar@rifa.edu.pk। आप कह रहे हैं कि चैट आपके पास नहीं खुलती, मैं इधर लिख देता हूँ, अगर खुल रही है तो सर देख। इधर नहीं, ग्रुप में आप सेंड कर दे, ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप जो है जो। मैं उधर भेज देता हूँ, मैं उधर भी भेज देता हूँ, इधर भी लिख देता हूँ, उधर भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा ईमेल एड्रेस अवेलेबल है आपके पास, आप इस पे कभी भी मुझे ईमेल कर सकते हैं दिन में किसी भी वक्त, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको उसी वक्त जवाब दूँ। लेट्स से कि मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 24 आवर्स मैं कोशिश करूँगा फर्स्ट जो मेरी अवेलेबिलिटी है उसमें मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ, ठीक है। जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इस वीक से तो नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक से हम टाइम फिक्स कर लेंगे कि क्लास के अलावा भी कोई टाइम फिक्स कर लेंगे जिसमें मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँगा। तो कोई भी मुझे व्हाट्सएप पे उसमें कॉल करना चाहे या टेक्स्ट करना चाहे तो वो उस वक्त कर सकता है। उसके अलावा भी आप टेक्स्ट मुझे कभी भी कर सकते हैं, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, पर उसमें ये होगा, ठीक है। लेकिन कॉल करने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग मुझे जो वो टाइम है, टाइम स्लॉट हम तय करें उसी में आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, राइट। यू आर मोस्ट वेलकम। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझाऊँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आई एम अवेलेबल, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों में से कुछ जो ओरिएंटेशन में मेरे साथ होंगे तो मैंने करा दिया था। मेरा नाम सुहेब है, मैं रिफा का एक ग्रेजुएट हूँ। यस सर। फर्स्ट जो बैच था रिफा का उसमें मैंने फाउंड किया था, उसके बाद मैंने स्वीडन से मास्टर्स किया और पीएचडी की। शिफा में भी पढ़ाया आपने? मैं वापस आया हूँ और फिर मैं शिफा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 2 साल तक था। लास्ट ईयर मैंने रिफा में मूव किया, तो वील गेट टू नो इट ईच अदर इंशाल्लाह मोर। सो व्हेनेवर यू वांट टू कांटेक्ट मी प्लीज फील फ्री। और ओके जी, यू कैन लीव द क्लास नाउ। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज़ सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। सर